गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की ताजा खबर। 1. इतिहासकार ने कब्बन पार्क बाओबाब पेड़ की सुरक्षा के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा। पत्र के अनुसार कब्बन पार्क बाओबाब पेड़, जो अब कर्नाटक उच्च न्यायालय परिसर में पड़ता है, बेंगलुरु में संभवतः आखिरी ऐसा पेड़ है। पत्र में आगे बताया गया है कि लालबाग उद्यान में बाओबाब पेड़ की मृत्यु के बाद यह संभवतः शहर का आखिरी ऐसा पेड़ है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को लिखे एक पत्र में इतिहासकार, लेखक और हेरिटेज बेको, एक विरासत वकालत समूह के सदस्य सुरेश जयराम ने हाल ही में बताया है कि कब्बन पार्क के एक बाओबाब पेड़ की बाड़ लगा दी गई है और एक स्टेशनरी की दुकान खुल गई है। इसके बगल में पेड़ के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। कब्बन पार्क वर्तमान में उच्च न्यायालय के परिसर में पड़ता है। 2. डीयू की शताब्दी मौका परीक्षा सही नहीं बल्कि लाभकारी व्यवस्था का मामला, दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एलएलबी के एक पूर्व छात्र की याचिका खारिज कर दी, जिसने 30 में से केवल 16 पेपर पास किए थे। अदालत ने यह भी कहा कि डीयू पर दूसरी शताब्दी का मौका देने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली शताब्दी मौका परीक्षाएं एक लाभकारी व्यवस्था की तरह थी और अधिकार का मामला नहीं थी। यह टिप्पणी तब की गई जब अदालत ने शताब्दी मौका विशेष परीक्षा चरणली के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जारी अप्रैल की अधिसूचना को बरकरार रखा, जिससे पूर्व छात्रों, जिन्होंने विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया था, को फिर से उपस्थित होने का दूसरा मौका दिया गया और वे परीक्षाएं दी जो उन्होंने पहले उत्तीर्ण नहीं की थी, लेकिन अधिकतम 4 पेपरों की सीमा के साथ। 3. पोर्शे दुर्घटना में शामिल नाबालिग के पिता को ले जा रही पुलिस वैन पर स्याही फेंकी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद पुणे स्थित वंदे मातरम संगठन नाम के संगठन के 8 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। यह घटना बुधवार दोपहर करीब 2 बजे पुणे में जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर के बाहर हुई। पोर्शे दुर्घटना में शामिल नाबालिग के पिता को ले जा रही पुलिस वैन पर 8 लोगों के एक समूह ने स्याही फेंकी थी। यह घटना बुधवार दोपहर करीब 2 बजे पुणे में जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर के बाहर हुई। उस समय पिता को उसके और दुर्घटना से पहले नाबालिग को शराब परोसने वाले बार के मालिकों और प्रबंधक के खिलाफ दर्ज अपराध में अदालत में पेश करने के लिए पुलिस वैन में लाया जा रहा था। 4. एक ने जालंधर और लुधियाना के पुलिस आयुक्तों को गैर चुनाव कर्तव्यों में स्थानांतरित किया। 2009 बैच के 2 आईपीएस अधिकारियों स्वपन शर्मा और कुलदीप चहल को उनके वर्तमान पदों से स्थानांतरित कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पंजाब पुलिस के 2 अधिकारियों को उनके वर्तमान पदों से गैर चुनाव कर्तव्यों में स्थानांतरित कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने कहा कि 2009 बैच के 2 आईपीएस अधिकारी, स्वपन शर्मा, जो वर्तमान में पुलिस आयुक्त जालंधर के रूप में कार्यरत हैं, और कुलदीप चहल, जो वर्तमान में पुलिस आयुक्त लुधियाना के रूप में कार्यरत हैं, को उनके वर्तमान पदों से स्थानांतरित कर दिया गया है। पंजाब के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में ईसीआई ने निर्देश दिया कि दोनों अधिकारियों को गैर चुनाव संबंधित कर्तव्य सौंपे जाएं। इसके अतिरिक्त आयोग ने मुख्य सचिव से जालंधर और लुधियाना में भरे जाने वाले प्रत्येक पद के लिए 3 योग्य अधिकारियों का एक पैनल उपलब्ध कराने को कहा है। 5. बांग्लादेश के सांसद अनवर उल अजीम 8 दिनों से कोलकाता में लापता, हत्या की आशंका, पुलिस। हालांकि पुलिस का दावा है कि कोलकाता में अनवर उल अजीम के किराए के फ्लैट पर खून के धब्बे मिले हैं, लेकिन वे अभी भी उसके शव की तलाश कर रही हैं। पुलिस ने कहा कि बांग्लादेश की सत्तारूढ़ अवामी लीग के विधायक 12 मई को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में गेंडे सीमा के माध्यम से कोलकाता आए और सबसे पहले पारानगर के मुंडोलपारा में अपने एक दोस्त के घर गए। पुलिस ने बुधवार को कहा कि बांग्लादेश के सांसद अनवर उल अजीम, जो कोलकाता से पिछले 8 दिनों से लापता हैं, जहां उन्होंने न्यू टाउन में एक लग्जरी फ्लैट किराए पर लिया था, की हत्या किए जाने की आशंका है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अजीम के फ्लैट पर खून के धब्बे मिले हैं। हालांकि पुलिस अभी भी सांसद के शव की तलाश कर रही है। उन्होंने फ्लैट से सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए हैं। 6. हरियाणा में राहुल गांधी ने अडानी पार्टनरशिप अग्निवीर मुद्दे पर पीएम मोदी पर हमला बोला। 25 मई को लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के दादरी में एक रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के सत्ता में आने पर किसानों के लिए सरकारी नौकरियों और ऋण माफी का वादा किया। 25 मई को लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में अपनी पहली रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी अडानी साझेदारी के लिए हमला किया, अग्निवीर मुद्दा उठाया और किसानों के लिए ऋण माफी की घोषणा करने का वादा किया। भारतीय गुट सत्ता में आया, उनकी छवि का गुब्बारा फूट गया है।
आज की तारीख में मैं मोदी जी के मुंह से कुछ भी बुलवा सकता हूँ। आप ही बताओ मैं उससे क्या बोलवाऊं? पहले मैंने उनसे कहा कि 10 साल तक उन्होंने अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, अब आप अपने भाषण में उनका नाम लें। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अडानी टेम्पो में भरकर कांग्रेस को पैसा दे रहे हैं। तुम्हें कैसे पता कि वे टेम्पो में पैसे भेज रहे हैं? यदि आप जानते हैं तो आपने सीबीआई, आईटी, ईडी के माध्यम से जांच क्यों नहीं शुरू की? उन्होंने अपनी छवि पूरी तरह से खो दी है। गांधी ने हरियाणा के दादरी में एक रैली में बोलते हुए कहा, जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट का एक हिस्सा है। 7. मुंबई विश्वविद्यालय प्रवेश कार्यक्रम जारी, यहाँ महत्वपूर्ण तिथियों की सूची दी गई है। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड द्वारा 21 मई को 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित करने के बाद मुंबई विश्वविद्यालय ने डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण खोला। मुंबई विश्वविद्यालय ने संबद्ध कॉलेजों में डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। मुंबई विश्वविद्यालय ने बुधवार को संबद्ध कॉलेजों में डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया। ऐसा तब हुआ जब महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSI) ने एक दिन पहले कक्षा 12 के छात्रों के उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र (HSC) परीक्षा परिणाम घोषित किए थे। पहली मेरिट सूची 26 जून तक जारी होने वाली है, क्योंकि विश्वविद्यालय आगामी शैक्षणिक वर्ष 1 जुलाई से शुरू करने का इरादा रखता है। संबद्ध कॉलेजों को निर्धारित प्रवेश कार्यक्रम का पालन करने का निर्देश दिया गया है। 8. वेन की पार्किंग को लेकर मुंबई के दूध व्यवसायी से जबरन वसूली के आरोप में 3 पर मामला दर्ज किया गया। थारदेव के शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने उनके कर्मचारियों को भी धमकी दी और 11 मई को उनकी दूध वेन को क्षतिग्रस्त कर दिया। चूंकि आरोपी शिंदे के जवाब से खुश नहीं थे, उनमें से 2 ने कथित तौर पर लोटस जेटी बस स्टॉप के पास खड़ी उनकी एक दूध वेन पर हमला कर दिया। मुंबई में एक 62 वर्षीय व्यक्ति से अपने दूध वितरण व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति देने के बदले में पैसे देने से इनकार करने पर कथित तौर पर पैसे ऐंठने की कोशिश करने और उसके वाहन को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 3 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार तारदेव के रामदास शिंदे के पास 4 दूध निकालने वाली मशीनें हैं और वह अपने प्रत्येक वाहन के लिए एक ड्राइवर और 2 कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं। उनके कर्मचारी हर दिन रात 9 से 11 बजे के बीच तारदेव से निकलते हैं और नवी मुंबई के वाशी इलाके में गोकुल डेयरी से दूध के पैकेट इकट्ठा करते हैं। दूध को लाबा से तारदेव तक के निवासियों के बीच वितरित किया जाना है। 9. यूपी के कन्नौज में पारिवारिक विवाद में नाबालिग लड़की ने पिता की हत्या की, भाई पर हमला किया, अपने 17 वर्षीय पुरुष मित्र के साथ हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा कि 16 वर्षीय लड़की के पुरुष मित्र ने कथित तौर पर उसे नशीला पदार्थ दिया था, जिसे उसने अपने पिता और भाई पर हमला करने से पहले भोजन में मिलाया था। पुलिस ने कहा कि लड़की कथित तौर पर अपने माता पिता से परेशान थी, क्योंकि वे उसके भाई का पक्ष लेते थे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में पुलिस ने मंगलवार को एक 16 वर्षीय लड़की को अपने पिता की गला काटकर हत्या करने और अपने बड़े भाई पर सोमवार रात धारदार हथियार से हमला करने के आरोप में हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक लड़की ने खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे उसके परिवार के सदस्य गहरी नींद में सो गए। कथित तौर पर उसे नशीला पदार्थ उसके 17 वर्षीय पुरुष मित्र से मिला था, जिसे भी आरोपी के साथ हिरासत में लिया गया था। 10. पीएम से बात करने की अनुमति नहीं, कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा, मोदी के कल पंजाब दौरे पर किसान विरोध प्रदर्शन बढ़ाएंगे। पंजाब में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा उम्मीदवार परनीत कौर के पक्ष में एक रैली को संबोधित करने के लिए गुरुवार को पटियाला जाएंगे। पंजाब में सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच गतिरोध जारी रहने के बीच किसान समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वे 1 जून को लोकसभा चुनाव से पहले गुरुवार को राज्य का दौरा करेंगे। हमने उनसे कहा कि हमें दिल्ली जाने की अनुमति दें, उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी। हमने उनसे कहा कि हमें कल मोदी से बात करने दीजिए और उनसे सवाल पूछने दीजिए, पुलिस इसकी भी इजाजत नहीं दे रही है। हम कल पटियाला की ओर बढ़ेंगे और आखिरी बिंदु तक जाएंगे जहां वे हमें अनुमति देंगे। अगर वे कहते हैं कि यह लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र हमारे लिए भी है। हम अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष स्वर्ण सिंह पंधेर ने बुधवार को द इंडियन एक्सप्रेस को बताया। 11. कर्नाटक में 10वीं कक्षा में 99.52% अंक लाने वाले अनपढ़ व्यक्ति को मिली कोर्ट में नौकरी, जांच के आदेश। एक न्यायाधीश ने जांच का आदेश दिया जब उन्होंने पाया कि यादगीर जिला और सत्र न्यायालय में जवान के पद पर नियुक्त 23 वर्षीय व्यक्ति पढ़ने और लिखने में असमर्थ था।
पुलिस ने कहा कि कक्षा 7 की पढ़ाई पूरी करने के बाद लोकारे ने 2017 में सीधे कक्षा 10 के लिए आवेदन किया और 2018 की बोर्ड परीक्षा में 625 में से 623 अंक हासिल किए। कर्नाटक में एक न्यायाधीश ने पुलिस जांच की मांग की है जब उन्हें पता चला कि यादगीर जिला और सत्र न्यायालय में जवान नौकर के पद पर नियुक्त एक 23 वर्षीय व्यक्ति पढ़ने और लिखने में असमर्थ था। उसने 99.52% अंक हासिल किए थे कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में। न्यायाधीश के निर्देश के अनुसार पुलिस ने अप्रैल में डी समूह के कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिनकी पहचान कोप्पल निवासी प्रभु लोकरी के रूप में हुई, जिन्हें जवान पद के लिए चुना गया था, जहां पात्रता मानदंड कक्षा 10 विन पास था। अदालत ने 22 अप्रैल को 12 मोदी ने हर चुनाव को पंचायत चुनाव में बदल दिया, लक्ष्मण रेखा पार कर दी। प्रकाश अंबेडकर। वीबीए प्रमुख का दावा है कि पार्टी कम से कम 3 सीटें जीतेगी। कहते हैं इंडिया ब्लॉक ने प्रासंगिक मुद्दे उठाए, लेकिन कांग्रेस एक तेज अभियान रणनीति अपना सकती थी। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर का दावा है कि क्षेत्रीय दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अधिक उत्साह के साथ लड़ाई लड़ी। इंडिया ब्लॉक के साथ बातचीत विफल होने के बाद वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए ने महाराष्ट्र में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ा। राज्य की 48 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव करीब आने के साथ इसके अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक साक्षात्कार में अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर विचार करते हुए कहा कि क्षेत्रीय दलों ने अधिक उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ी। मेरा मानना है कि सभी 48 सीटों पर कांटे की टक्कर थी। जो भी गठबंधन एनडीए या महाविकास अघाड़ी एनडीए जीतता है, मार्जिन बहुत कम होगा, पिछले चुनावों के विपरीत जहां उम्मीदवार भारी अंतर से जीते थे। 13 यशवंत से जयंत तक मैदान में न होने के बावजूद हजारीबाग का सिन्हा परिवार बीजेपी को क्यों परेशान करता है? भाजपा द्वारा जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस देने और उनके बेटे आशीष के भारत की रैली में भाग लेने के साथ वह शायद अपने पिता यशवंत सिन्हा के रास्ते पर जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के बेटे आशीष सिन्हा के झारखंड के हजारीबाग में विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक की एक रैली में भाग लेने के कुछ दिनों बाद, जिससे उनके कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा छिड़ गई, सिन्हा परिवार फिर से खबरों में आ गया है। झारखंड भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार में रुचि नहीं लेने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जहां 20 मई को मतदान हुआ था। 14 पी से पंजाब, पी से पेरियार, तमिलनाडु से लेकर काशीराम के राज्य तक। वकील और बहुजन द्रविड़ पार्टी के संस्थापक जीवन सिंह तमिल का कहना है कि उन्होंने राज्य को इसलिए चुना क्योंकि वहां दलितों के खिलाफ कोई दृश्यमान भेदभाव नहीं है। जीवन सिंह तमिल, जिन्हें पहले जीवन कुमार मॉल के नाम से जाना जाता था, 1996 में होशियारपुर से बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के प्रमुख काशीराम को लोकसभा के लिए चुना गया। लगभग 3 दशक बाद जीवन सिंह तमिल, जिन्हें पहले जीवन कुमार मॉल के नाम से जाना जाता था, अपनी बहुजन द्रविड़ पार्टी बीडीपी और पहले सिख गुरु नानक देव की कुछ मदद के साथ बसपा संस्थापक की विरासत को पुनर्जीवित करना चाह रहे हैं। रायपुर के नींद वाले गांव में एक सामुदायिक केंद्र के एक कमरे में बैठे एक विशाल पोस्टर के बगल में लिखा है, बेगमपुरा खालसा राज दी प्राप्ति लाई, जीवन सिंह तमिल नो वोट पाओ जी, जातिविहीन और न्यायपूर्ण शासन के लिए जीवन सिंह तमिल को वोट दें। समाज, सफेद दाढ़ी, नीली पगड़ी और सफेद कुर्ता पायजामा के साथ जीवन सिंह हर तरह से मौसम की मार झेलने वाला स्थानीय किसान दिखता है, लेकिन यही समानता समाप्त हो जाती है। 15 परनीत कौर, पंजाब में यह किसान बनाम भाजपा है, वे हमें प्रचार करने की अनुमति नहीं देते, अन्य पार्टियों से मुकाबला न करें। तत्कालीन सीएम अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में यह केवल पंजाब ही था जिसने कांग्रेस को भारत में 2019 के चुनावों में वैधता दी। और क्या आप कांग्रेस उनके साथ यही करते हैं, बताते हैं बीजेपी के पटियाला उम्मीदवार। 79 वर्षीय पूर्व केंद्रीय मंत्री परनीत कौर फिर से अपने गृह क्षेत्र पटियाला से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, इस बार भाजपा के टिकट पर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत इससे पहले कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर 4 बार पटियाला सीट जीत चुकी हैं। वह इस साल मार्च में औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गईं, जिसके 1.5 साल बाद अमरिंदर ने अपने नवोदित संगठन पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय कर दिया। फरवरी 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी नेतृत्व द्वारा उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को नियुक्त करने के बाद अमरिंदर ने कांग्रेस छोड़ दी। अब जब भाजपा अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर पंजाब भर में किसानों के विरोध प्रदर्शन का शिकार हो रही है, तो परनीत को भी अपने प्रचार अभियान के दौरान उनके गुस्से का सामना करना पड़ा है। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक साक्षात्कार में वह चुनाव और अपने अभियान से संबंधित कई मुद्दों पर बोलती हैं।
16 केरल में बुजुर्ग महिला की पीट पीट कर हत्या करने और उसके शव को छत में छिपाने वाले मां बेटे को मौत की सजा सुनाई गई। जांचकर्ताओं के अनुसार रफीका बीवी और उनके बेटे शफीक ने हत्या के तुरंत बाद किराए का घर खाली कर दिया, लेकिन नए रहने वाले को छत से खून बहता हुआ मिला। पूछताछ के दौरान पता चला कि रफीका और शफीक ने 2021 में विझिंजम में एक नाबालिग लड़की की इसी तरह कथित तौर पर हत्या कर दी थी। यहां अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने 3 लोगों में एक मां और उसके बेटे को मौत की सजा सुनाई है, क्योंकि उन्हें एक बुजुर्ग महिला की हत्या का दोषी पाया गया था, जिसका शव उनके किराए के घर की छत में छिपा हुआ था। अदालत ने 2022 में 71 वर्षीय संत कुमारी की हत्या के मामले में विझिंजाम निवासी रफीका बीवी, उसके बेटे शफीक और पलक्कड़ के रहने वाले उनके दोस्त अल अमीन को दोषी ठहराया। 17 भाजपा ने भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए निलंबित कर दिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भाजपा का टिकट ठुकराने के बाद सिंह ने काराकाट निर्वाचन क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाई। भाजपा की बिहार इकाई ने बुधवार को भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को काराकाट सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा दक्षिण बिहार सीट से एनडीए के उम्मीदवार हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भाजपा का टिकट ठुकराने के बाद सिंह ने काराकाट निर्वाचन क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाई। पार्टी के फैसले के खिलाफ बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह को भाजपा से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कृत्य पार्टी विरोधी माना जाता है। सिंह को निलंबित करने का निर्णय बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लिया है, पार्टी ने एक बयान में कहा। 18 बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का सिस्टम चक्रवात में बदल सकता है, आईएमडी। यह इस वर्ष उत्तरी हिंद महासागर बेसिन में विकसित होने वाला पहला चक्रवात होगा। कम दबाव प्रणाली के विकास के साथ आईएमडी ने पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा 24 घंटों में 64 मिलीमीटर 205 मिलीमीटर की चेतावनी दी है। 25 और 26 मई को असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने बुधवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव प्रणाली बन गई है और संभावना है कि यह आगामी सप्ताह में एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। यदि इसका एहसास हुआ तो यह इस वर्ष उत्तरी हिंद महासागर बेसिन में विकसित होने वाला पहला चक्रवात होगा। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने इस सप्ताह की शुरुआत में बताया था कि जलवायु विज्ञान की दृष्टि से मई के अंत और जून के शुरुआती सप्ताह के दौरान इस बेसिन पर समुद्र के अनुकूल स्थितियां बनी रहती हैं और साइक्लोजेनेसिस की संभावना अधिक होती है। 19 दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान गोवा के सीएम का दावा, स्वाति मालीवाल पर समझौते के लिए दबाव डाल रहे हैं केजरीवाल। सीएम प्रमोद सावंत ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी परोक्ष हमला करते हुए कहा, भारत गठबंधन के एक नेता जिन्होंने कहा था मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उन्होंने एक महिला सांसद पर हमले पर एक शब्द भी नहीं बोला है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा दायर मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को दावा किया कि केजरीवाल इस मामले में समझौता करने के लिए मालीवाल पर दबाव डाल रहे हैं। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, जहां वह लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं, सावंत ने कहा, प्रचार करते समय लोगों ने मुझसे केवल एक ही सवाल पूछा है, मालीवाल मामले पर पिछले 9 दिनों से चुप क्यों है केजरीवाल? उन्हें कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी सब कुछ उजागर कर देती है। आप अब दिल्ली विरोधी और महिला विरोधी पार्टी बन गई है। 20 चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस को निर्देश देते हुए कहा कि स्टार प्रचारकों को मॉडल कोड का पालन करने के लिए कहें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे विपक्षी दल के लोगों को यह कहने से बचना चाहिए कि संविधान को समाप्त किया जा सकता है। ईसीआई ने मानदंडों को तोड़ दिया था जब उसने 25 अप्रैल को विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और सत्तारूढ़ दल द्वारा राहुल गांधी और खड़गे के खिलाफ शिकायतों पर भाजपा और कांग्रेस अध्यक्षों को नोटिस जारी किया था। हालांकि चुनाव आयोग ने पीएम मोदी या राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसने स्टार प्रचारकों द्वारा कथित एमसीसी उल्लंघनों पर नड्डा और खड़गे से उनकी टिप्पणियां मांगी।
प्रधानमंत्री के मामले में शिकायत राजस्थान के बांसवाड़ा में उनके भाषण से संबंधित है, जहां उन्होंने कांग्रेस पर मुसलमानों को खुश करने का आरोप लगाया था। कहा था कि वे उन लोगों को संपत्ति सौंप देंगे जिनके पास अधिक बच्चे और घुसपैठिए होंगे। गांधी के खिलाफ भाजपा की शिकायत उनके भाषण पर थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी देश में एक भाषा चाहते हैं। 21 डेल के एआई प्रमुख चाहते हैं कि एआई संगठन के शासन मॉडल का हिस्सा बने, सरकारों के साथ काम करने का रास्ता खुले। डेल के मुख्य एआई अधिकारी जेफ बॉड्रेव ने डेल टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड इवेंट के दौरान एआई पूर्वाग्रह से निपटने में डेटा प्रबंधन, नैतिकता और शासन के महत्व पर जोर दिया। एआई चैटबॉट जेमिनी की एक प्रतिक्रिया ने इस साल की शुरुआत में गूगल को मुश्किल में डाल दिया, जब उसने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को फांसीवादी कहा, जिससे एआई पूर्वाग्रह के संभावित खतरों पर हंगामा मच गया। इस तरह की घटनाएं कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को दर्शाती हैं और कैसे एल्गोरिथम पूर्वाग्रह एल्गोरिथम संचालित दुनिया में एक गंभीर चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि इसमें से बहुत कुछ आपके डेटा प्रबंधन प्रथाओं और आपके शासन मॉडल से शुरू होता है। इसलिए एक कंपनी के पास एक गवर्नेंस मॉडल होना चाहिए और जिम्मेदार नैतिक एआई को उसका हिस्सा होना चाहिए। डेल के मुख्य एआई अधिकारी जेफ बॉड्रेव ने मीडिया में एआई पूर्वाग्रह से निपटने के लिए तकनीकी दिग्गज क्या कर रहे हैं, इस बारे में बात करते हुए indianexpress.com को बताया। लास वेगस में डेल टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड इवेंट के दूसरे दिन गोलमेज सम्मेलन। जब मैं डेटा के बारे में सोचता हूँ तो यह गोपनीयता के बारे में है, यह नैतिकता, एकीकरण और मानकीकरण के बारे में है। यहीं से आप उनमें से कुछ को हल कर सकते हैं, लेकिन यह एआई के साथ जो हो रहा है उससे संबंधित सभी मुद्दों को हल नहीं करेगा। 22 मैंने डेल XPS 13 2024 और इस कोपायलट प्लस लैपटॉप को नए रिकॉल फीचर के साथ आजमाया। निश्चित रूप से इसमें विशेष एआई शक्तियां हैं। जब मैं माइकल डेल को लास वेगस में कोपायलट प्लस के साथ नई एआई पीसी पेश करते हुए देख रहा था, तो मेरा ध्यान सत्या नडेला की मुख्य प्रस्तुति पर भी था, जो डेल टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड 2024 के साथ ही दी जा रही थी। दोनों घटनाओं ने एक चीज स्थापित करने की कोशिश की। माइक्रोसॉफ्ट का नया ARM पुश पर विंडोज पीसी और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक नई सुबह है। जब मेरे हाथ में नया डेल XPS 13 आया तो मैं नए कोपायलट प्लस पीसी के केंद्र में एआई ओवरहॉल को महसूस कर सका, जो कंप्यूटर पर पुराने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने के तरीके को फिर से परिभाषित कर सकता है। हालांकि मैंने XPS 13 के साथ केवल कुछ ही मिनट बिताए, इसने मेरे मन में कई विचार छोड़े जिन्हें मैं एपीसी और कोपायलट प्लस के बारे में साझा करना चाहता था। डेल का नया XPS 13, इसका पहला कोपायलट प्लस पीसी, अपने पूर्ववर्तियों से बहुत अलग नहीं दिखता है। यह अभी भी हास्यास्पद रूप से पतला, सुपर कॉम्पैक्ट है और इसमें अधिक न्यूनतर लुक है, जैसा कि हमने पहली बार XPS 13 प्लस के साथ देखा था। इसमें आसान टाइपिंग के लिए बड़े कीकैप्स, टच बार के साथ एप्पल के प्रयोग की याद दिलाने वाली एक टच फंक्शन पंक्ति और एक अदृश्य ट्रैक पैड है जो हैप्टिक फीडबैक का उपयोग करता है। यह मजबूत लगता है, इसकी उपस्थिति बहुत ही पेशेवर है और यह मेरे जैसे लगातार यात्रियों के लिए बनाया गया है। 23 गूगल खोज अवलोकन में विज्ञापन लाने के लिए तैयार है। गूगल यूएस में अपने ए जनरेटेड उत्तरों अवलोकन में खोज और शॉपिंग विज्ञापनों का परीक्षण कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य उभरती जेनरेटिव तकनीक के विज्ञापन में गूगल के प्रभुत्व का विस्तार करना और उसकी विज्ञापन बिक्री को बढ़ावा देना है। गूगल अमेरिका में अपने ए जनरेटेड उत्तरों में खोज और शॉपिंग विज्ञापनों का परीक्षण शुरू करेगा। अल्फाबेट के स्वामित्व वाली कंपनी ने मंगलवार को अपने वार्षिक /O सम्मेलन में ओवरव्यू सुविधा को व्यापक रूप से पेश करने के कुछ दिनों बाद कहा। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, विज्ञापन क्वेरी की प्रासंगिकता और जानकारी के आधार पर एआई अवलोकन के भीतर एक प्रायोजित अनुभाग में दिखाई देंगे। गूगल पारंपरिक खोज विज्ञापन से परे उभरती जेनेरिक एआई तकनीक तक अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसका लक्ष्य अपने खोज इंजन में एआई को एकीकृत करके अपनी विज्ञापन बिक्री को बढ़ावा देना है, जो तकनीकी दिग्गज के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। गूगल ने 31 मार्च को समाप्त पहली तिमाही में विज्ञापन बिक्री में 13% की वृद्धि दर्ज की, जो $61.7 बिलियन तक पहुंच गई। कंपनी ने कहा कि वह विज्ञापनदाताओं से फीडबैक प्राप्त करते हुए नए विज्ञापन प्रारूपों का परीक्षण करना और सीखना जारी रखेगी। पिछले हफ्ते अपने /O सम्मेलन में अल्फाबेट ने दिखाया कि कैसे वह अपने व्यवसायों में पर निर्माण कर रहा है, जिसमें एक बेहतर जेमिनी चैटबॉट और अपने बेशकीमती खोज इंजन में सुधार शामिल है। 24 राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद लंदन से लॉस एंजलिस तक विदेशों में कई ईरानी खुश हैं और डरे हुए हैं। अभियोजकों ने ईरानियों को किसी भी सार्वजनिक उत्सव के खिलाफ चेतावनी दी है और तेहरान की सड़कों पर भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी है।
लंदन से लॉस एंजलिस तक ईरानी समुदायों के बीच सप्ताहांत हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मौत पर कुछ आंसू बहाए जा रहे हैं, लेकिन हमेशा जोर से जयकारे भी नहीं लगते। जहां कुछ लोगों को उम्मीद है कि ईरान की सत्तावादी इस्लामी सरकार में एक शक्तिशाली व्यक्ति के निधन से बदलाव आ सकता है, वहीं दूसरों को डर है कि इससे और अधिक दमन हो सकता है। ब्रिटेन स्थित महिला अधिकार प्रचारक मरियम नमाजी ने कहा, उनके बिना यह एक बेहतर दुनिया है। वह ईरान के इस्लामी शासन के स्तंभों में से एक है। वह इसकी स्थापना के समय से ही वहां हैं। लेकिन उन्होंने आगे कहा, राइसी, चाहे वे कितना भी बड़ा स्तंभ क्यों न हो, खर्चन के अंदर अधिकारी उस दुर्घटना पर प्रतिक्रिया पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं जिसमें राइसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और 6 अन्य लोग मारे गए। सरकार ने 5 दिनों के शोक की घोषणा की, जिससे लोगों को सार्वजनिक दुख और समर्थन प्रदर्शित करने के लिए सड़कों पर आने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 25 भारत चीन आयात के लिए स्थानीय मुद्रा में भुगतान में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। मालदीव ने बुधवार को कहा कि भारत और चीन दोनों अमेरिकी डॉलर के बजाय अपने अपने देशों की मुद्रा में आयात के लिए भुगतान करने के प्रयासों में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं, जिससे माले को वार्षिक 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आयात बिल का लगभग 50% बचाने में मदद मिलने की संभावना है। दोनों देशों से मालदीव के आर्थिक विकास मंत्री मोहम्मद सईद ने कहा कि उन्होंने 2 सप्ताह पहले भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर से मुलाकात की थी, जिन्होंने बदले में कहा था कि नई दिल्ली भारतीय रुपये में आयात भुगतान के निपटान की व्यवस्था में समर्थन और सहयोग करेगी। इसी तरह सईद ने कहा, उन्हें 2 दिन पहले चीन के वाणिज्य मंत्रालय से एक पत्र मिला था, जिसमें बीजिंग ने आश्वासन दिया था कि वे राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के अनुरोध के अनुसार चीनी मुद्रा युआन में आयात भुगतान का निपटान करने के विकल्प की अनुमति देने में सहयोग करेगा। सालाना मालदीव भारत और चीन से क्रमशः 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 720 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान आयात करता है। मंत्री ने अप्रैल में कहा था, जब उन्होंने पहली बार घोषणा की थी कि मालदीव भारत और चीन के साथ चर्चा कर रहा है कि क्या द्वीप राष्ट्र अपने आयात के लिए भुगतान कर सकता है। मालदीव रुपया में देश। आप लोगों को धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।